हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है आयरन मैन। आयरन मैन मार्वल स्टूडियो का सबसे फेमस कैरेक्टर है। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टोनी स्टार्क कुछ फौजियों के साथ अफगानिस्तान के कुनार प्रांत जा रहा है। गाड़ी में फौजी के साथ टोनी कुछ बातें करता है। एक फौजी टोनी के साथ फोटो खिंचवाता है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगता है। तभी एक धमाका होता है। किसी ने उन पे हमला किया है। सारे फौजी टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। टोनी गाड़ी से बाहर आता है। बचते बचाते टोनी एक बड़े से पत्थर के पास बैठ के किसी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। तभी उसके पास उसी के द्वारा बनाया गया एक मिसाइल आके गिरता है जिसपे स्टार्क इंडस्ट्री लिखा हुआ था, जिसके फटने से टोनी के अंदर मिसाइल्स के बहुत सारे छर्रे घुस जाते हैं जिससे टोनी घायल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ आतंकवादी टोनी को बांध के उनकी सरकार को भेजने के लिए धमकी भरा वीडियो बनाते हैं। अब सीन चेंज हो जाती है। 36 घंटे पहले लॉस वेगास में एक अवार्ड फंक्शन में टोनी का बेस्ट फ्रेंड रोडी उसके बारे में बोलता है कि बहुत ही कम समय और उम्र में टोनी की काबिलियत ने स्टार्क इंडस्ट्री को आसमान की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उसने अपने पिता की राजगद्दी को नया मोड़ दिया है। टोनी स्टार्क ने आधुनिक हथियार बनाने वाली कंपनीज का चेहरा बदल दिया। आजादी को बनाए रखने और अपने देश को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए उसने कई नए आविष्कार किए। उसके इन्हीं सब आविष्कार की वजह से उसे अपोगे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन अवार्ड लेने के लिए टोनी वहाँ मौजूद नहीं है। मौके को संभालते हुए टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबीडी उसे लेने आता है और टोनी के बचाव में ओबीडी बोलता है कि टोनी हमेशा काम में बिजी रहता है। जबकि अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी एक बार में है जहां रोडी टोनी को अपनी लापरवाही के बारे में सुनाता है और कल मिलने की बात याद दिलाते हुए चला जाता है। बार के बाहर टोनी के साथ एक रिपोर्टर जिसका नाम क्रिस्टीन है वो कुछ सवाल पूछती है कि आपका दूसरा नाम मौत का सौदागर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन टोनी उसकी बातों का बड़े ही बेख्याली से जवाब देता है और चला जाता है। हम देखते हैं कि अगली सुबह टोनी अपने एक बहुत ही एडवांस्ड गैराज में अपने एक कार के इंजन पे काम कर रहा है और इसमें उसकी मदद जार्विस नाम का एक रोबोट कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी कितना एडवांस्ड है। टोनी को उसकी सेक्रेटरी पेपर आके बताती है तुमको आज किसी देश में मीटिंग के लिए होना चाहिए था। टोनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेके अपने प्राइवेट प्लेन तक आता है जहाँ उसका इंतजार रोडी कर रहा है। रोडी उसको बताता है कि मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा हूँ। जहाँ टोनी उसकी बातें काटते हुए बोलता है जल्दी चलो, हमको देर हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं टोनी और रोडी प्लेन में है जहाँ टोनी रोडी की हर बात को काटते हुए अनसुना कर देता है। उनका प्लेन अफगानिस्तान में लैंड होता है जहाँ अफगानिस्तान के आर्मी जनरल इनका स्वागत करते हैं। यहाँ टोनी अपना बनाया हुआ हथियार दिखाने आया है। टोनी अपने हथियार का नमूना देता है जिससे वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ से टोनी को वापस प्लेन तक ले जाते समय उन पे हमला होता है और टोनी को अगवा कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी एक गुफा में कैद है जहाँ उसे इंसेन नाम का एक कैदी मिलता है जो कि टोनी की जान बचाता है। दरअसल टोनी को जो बम के छर्रे लगे थे वो धीरे धीरे उसके दिल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए इंसेन ने उसके शरीर से कुछ छर्रे निकाल दिए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे छर्रे उसके शरीर में है जो कि तेजी से उसके दिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इंसेन उसके सीने में छेद करके वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है जो छर्रों को टोनी के दिल तक पहुँचने से रोकेगा। टोनी उससे कुछ पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ हथियारों के साथ कुछ लोग आते हैं जिन्होंने वहाँ टोनी और इंसेन को कैद कर रखा है और वो टोनी को उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाने को बोलते हैं। लेकिन टोनी उनको मना कर देता है। वो लोग टोनी को बहुत टॉर्चर करते हैं लेकिन टोनी के इरादे नहीं बदलते। वो उसे गुफा के बाहर लेके जाते हैं जहाँ उसी के बनाए हुए बहुत सारे मिसाइल्स और हथियार रखे हैं, जिसे देख के टोनी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि उसके बनाए हुए हथियार इनके पास कहाँ से आए। इंसेन उसको समझाता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी एक मौका हो सकता है यहाँ से बच के निकलने का। इंसेन के समझाने पर मजबूरन टोनी उनको हाँ बोल देता है। अब टोनी एक प्लान बनाता है, फिर वो अपनी जरूरत का सामान मंगवाता है। आतंकवादी टोनी और इंसेन को एक गुफा में मिसाइल बनाने के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले टोनी अपने सीने में लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंटिन्यू पावर देने के लिए उसके पापा के डिजाइन किया हुआ एक आर्क रिएक्टर को सफलतापूर्वक बनाता है। अब टोनी अपने लिए एक सूट बनाने पे काम करता है जिससे कि वो इंसेन के साथ यहाँ से भाग सके। वो इंसेन को समझाता है, फिर दोनों उस पर काम करते हैं। कुछ दिनों में आतंकवादियों को शक होता है और वो वहाँ आके पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। इंसेन बताता है आपका मिसाइल बनाया जा रहा है जिसपे टोनी बहुत मेहनत कर रहा है। इस पे बॉस भड़क के बोलता है कि तुमको मिसाइल बनाने के लिए कल तक का वक्त देता हूँ, मुझे अपना मिसाइल कल ही चाहिए। अब इनके पास 1 दिन का ही समय है अपने सूट को तैयार करने का। दोनों बड़ी मेहनत से सूट को तैयार करते हैं। अब अगले दिन जब टोनी सूट को पहन के चलाने के लिए प्रोग्राम करता है तो आतंकवादियों को पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को भेज देते हैं। पर टोनी पहले से ही गेट पे बॉम्ब लगा के रखता है जिससे कि वो गेट के अंदर नहीं आ पाते। अब उनको पता चल जाता है कि टोनी बगावत कर रहा है। सारे आतंकवादी उनकी तरफ बढ़ते हैं। इंसेन सूट को पावर देता है। तभी इंसेन टोनी की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए बोलता है तुम्हें थोड़े और वक्त की जरूरत है और पास ही में पड़ी एक बंदूक उठा के आतंकवादियों को दौड़ता है। इधर टोनी अपने सूट को पूरी तरह से ऑपरेट कर लेता है। आतंकवादी टोनी की तरफ बढ़ते हैं और उस पर गोलियों की बारिश करते हैं, लेकिन वो टोनी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उल्टा एक ही पल में टोनी उन सबका सफाया कर देता है।
बाहर निकलते हुए उसे इंसिन घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखता है। इंसिन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के टोनी एक पल के लिए बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इंसिन ने ही उसे परिवार का महत्व बताया था। टोनी आगे बढ़ता है और बाहर स्टार्क इंडस्ट्री का जितना भी सामान रखा है वो उन सबको जला देता है। बाहर बहुत सारे आतंकवादी उस पर अलग अलग दिशा से हमला करते हैं। टोनी वहाँ पर सब कुछ तबाह करके सूट में हाई प्रेशर क्रिएट करके एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है। वो बहुत दूर रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जिससे उसके सूट के चिथड़े उड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से रेत से बाहर निकलकर वो पैदल ही आगे बढ़ता है। काफी देर तक धूप में चलने के बाद उसे अपने सामने रोडी रेस्क्यू टीम के साथ दिखता है। इस हादसे ने टोनी को अंदर तक झकझोर दिया है। वापस आकर टोनी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। टोनी प्रेस के सामने अपने हथियार कंपनी को बंद करने की बात करता है, लेकिन इस बात से ओबीडी कुछ नाखुश है। टोनी ओबीडी से आर्क रिएक्टर पे काम करने की बात करता है, लेकिन ओबीडी को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ओबीडी को लगता है कि आर्क रिएक्टर बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये सच में हो ही नहीं सकता। अब टोनी अपने घर आकर फिर से एक नई आर्क रिएक्टर बनाता है, जो कि पुराने वाले से बेहतर है, जिसको वो पेपर की मदद से अपने सीने में लगाता है। अगले दिन टोनी रोडी से मिलकर अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, पर रोडी उसकी बातों को लाइटली लेता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब टोनी फिर से एक नया और बेहतर सूट बनाने पे काम करता है। उधर आतंकवादी टोनी के मार्क 1 सूट के टुकड़ों को रेत से निकालते हैं। इधर टोनी अपने घर में नए सूट की टेस्टिंग करता है। ओबीडी टोनी से मिलने आता है। वो टोनी को बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और बोर्ड का कहना है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हें कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। ये सुन के टोनी को सरप्राइज होता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी ने अपने सूट को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वो अब उड़ सकता है। अपने सूट का ट्रायल लेने के लिए उसे पहनकर टोनी बाहर निकलता है। बाहर आके टोनी को बहुत मजा आने लगा है। वो अपनी सीमाओं के बाहर बहुत ऊपर आसमान में चला जाता है, लेकिन कम टेम्परेचर की वजह से उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है और सूट काम करना बंद कर देता है। लेकिन जल्द ही टोनी उसे काबू कर लेता है। वापस आके टोनी जब अपनी छत पर लैंड करता है तो वो छत से सीधा नीचे अपनी गैराज में आके गिरता है, जिससे टोनी को पता चलता है कि उसका सूट बहुत भारी भी है। वो सूट की क्षमता को बढ़ाने के लिए सूट के मटेरियल में कुछ जरूरी बदलाव करके उसे मॉडिफाई कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टोनी अपनी कंपनी के एक एनुअल फंक्शन में बिना बुलाए ही चला जाता है। पार्टी में उसको शील्ड के लोग मिलते हैं, जो कि विशेष प्रकार के एजेंट्स हैं। साथ ही टोनी को उस पार्टी में क्रिस्टीन भी मिलती है। वो टोनी को गुलमीरा नामक शहर के बारे में बताती है, जहाँ आतंकवादी उसकी कंपनी के हथियारों से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टोनी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो ओबीडी से पूछता है, लेकिन ओबीडी उसको जवाब दिए बिना ही चला जाता है। टोनी अपने सूट में हथियार अपलोड करके तैयार करता है। फिर वो गुलमीरा के लिए निकल पड़ता है। गुलमीरा में वही आतंकवादी है जिन्होंने टोनी को बंदी बनाया था। गुलमीरा के सारे आतंकवादियों को मार के टोनी सबकी जान बचा लेता है। आगे हम देखते हैं ओबीडी उन आतंकवादियों से मिलने गया है जहां टोनी को किडनैप किया गया था। वो मार्क 1 को देखकर उनसे डील किए बिना ही मार्क 1 वहां से लेकर चला आता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्क 1 नाम टोनी के पहले सूट को दिया गया है और दूसरे और अपडेटेड सूट को मार्क 2 नाम दिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओबीडी एक्चुअली टोनी की प्रॉपर्टी पाना चाहता है। इधर टोनी पेपर को अपनी कंपनी के कंप्यूटर को हैक करके उसमें से सीक्रेट फाइल लाने को बोलता है, लेकिन पेपर मना कर देती है। पेपर को समझाते हुए टोनी बोलता है, ये तबाही मेरी वजह से ही हुई है, अब मैं ही इसको खत्म करूंगा। पेपर मान जाती है और ऑफिस चले जाती है, लेकिन पेपर को डेटा लेते हुए ओबीडी देख लेता है। ओबीडी पेपर के पीछे जाता है, लेकिन पेपर की मुलाकात शील्ड के एक एजेंट फिल के साथ हो जाती है, जो पेपर का ही इंतजार कर रहा था। अपनी जान बचाते हुए पेपर फिल के साथ वहाँ से निकलकर उसके ऑफिस चले जाती है। उधर अपनी पोल खुलते देख ओबीडी मार्क 1 को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए उसे आर्क रिएक्टर चाहिए। इधर पेपर ऑफिस से निकलते हुए ओबीडी के बारे में बताने के लिए टोनी को कॉल करती है, लेकिन कॉल सुनने से पहले ही ओबीडी वहाँ पहुंचकर टोनी को एक साउंड डिवाइस से कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल के ले जाता है। उधर कॉल का कोई रिस्पांस न मिलने से पेपर रोडी को कॉल करती है और तुरंत टोनी के पास जाने को बोलती है। हम देखते हैं टोनी गिरते पड़ते अपने गैराज तक जाने की कोशिश करता है, जहां उसका पुराना आर्क रिएक्टर रखा है। टोनी बहुत ही मुश्किल से अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास पहुंच के अपने सीने में लगाता है। इधर हम देखते हैं ओबीडी आर्क रिएक्टर की मदद से मार्क 1 को चलाता है। कंपनी में पेपर और शील्ड के एजेंट भी पहुंचते हैं। ओबीडी इन पे हमला करता है। ओबीडी पेपर को मारने ही वाला था कि टोनी वहां आता है। यहाँ टोनी और ओबीडी के बीच हमें एक जबरदस्त फाइटिंग सीन दिखता है, लेकिन टोनी ओबीडी के सूट की कमजोरी को जानता है। वो उसे चालाकी से ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है। हालांकि टोनी के सूट में पावर कम होने की वजह से उसे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से ओबीडी का सूट भी जम जाता है और वो नीचे गिर जाता है। टोनी भी अपने इमरजेंसी बैकअप पावर का इस्तेमाल करके नीचे आता है। अपग्रेड होने की वजह से इस बार उसका सूट ऊंचाई पर नहीं जमता। टोनी ऊपर से सीधे अपनी छत पे आकर लैंड करता है और साथ ही उसके पीछे ओबीडी भी। ओबीडी उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन टोनी का पावर कम होने की वजह से वो कुछ कमजोर सा दिखता है। वो छुपकर पेपर को आर्क रिएक्टर को तबाह करने को बोलता है। टोनी वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओबीडी उसे रोक लेता है। पेपर आर्क रिएक्टर के सारे स्विच को ऑफ कर देती है। फिर वो एक बाईपास बटन दबाती है, जिससे पूरे आर्क रिएक्टर में एक बड़े धमाके के साथ एक ब्लास्ट होता है।
ओबीडी और मार्क वन सूट दोनों तबाह हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से टोनी बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में रात की घटना के बारे में बताया जा रहा है। कल रात को स्टार्क इंडस्ट्री में एक रोबोट के खराब होने की वजह से पूरी फैक्ट्री नष्ट हो गई। इधर शील्ड एजेंट्स टोनी को मीडिया के आगे झूठा बयान देने को बोलते हैं। अब टोनी प्रेस के आगे खड़ा है, लेकिन उसका झूठा बयान देने का मन नहीं मानता। वो प्रेस के सामने बोलता है, मैं ही हूँ आयरन मैन। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।